both a science and art. From the following point, which is correct? Statistics is helpful in administration, helpful in business, helpful in economic analysis या फिर all of the above. तो statistics क्या एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस, इकोनॉमिक एनालिसिस सब में हेल्पफुल है, तो करेक्ट ऑप्शन का जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव. नेक्स्ट है द जॉब ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज टू. तो जॉब स्टैटिस्टिक्स का जॉब क्या है? हेल्पफुल, हेल्प क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेस्ट हाइपोथेसिस, इंडिकेट ट्रेंड बिहेवियर या फिर ऑप्शन डी ऑल. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा भी होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी होती है और ट्रेंड बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने में वो हेल्प करता है. द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड कॉल्ड. तो आपको बताना कि वो जर्मन वर्ड कौन सा है जहां से स्टैटिस्टिक्स वर्ड जो डिराइव हुआ है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टा, स्टेट या स्ट्रक्चर. तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्टैटिस्टा. नेक्स्ट है विच इज कंसीडर्ड इन ए स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. तो इन्वेस्टिगेशन में किसे हम कंसीडर करते हैं? डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का पर्पज क्या है? फिर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर ऑप्शन डी ऑल. तो बट ऑब्वियसली बात है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो आपको पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन पता होना चाहिए, पर्पज पता होना चाहिए, उसका सोर्स भी पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कहां से मिलेगा. तो ऑप्शन डी ऑल हो जाएगा. नेक्स्ट है रुपी पर किलोग्राम इज. तो रुपी पर किलोग्राम क्या है? सिंपल यूनिट है, कंपोजिट यूनिट है, यूनिट ऑफ एनालिसिस है या फिर कोफिशिएंट है? तो रुपी पर किलोग्राम पे देखिए आपको दो चीजों की यूनिट दिख रही है, क्या हो जाएगा? कंपोजिट यूनिट. तो होता क्या है कि कंपोजिट वो यूनिट कहलाती है जहां पे दो या दो से अधिक जो है सिंपल यूनिट जो है वो कंबाइंड होकर लिखा जाता है. तो यहाँ पे देखिए रुपी एक सिंपल यूनिट है, किलोग्राम एक सिंपल यूनिट है, दोनों को कंबाइन करके लिखा गया रुपी पर किलोग्राम. ये कंपोजिट यूनिट हो जाता है. अगर सिर्फ रुपी होता है या सिर्फ किलोग्राम होता तो क्या कहलाता? सिंपल यूनिट. डिस्क्राइब्स सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक पर केजी, सेंटीमीटर, वेट. ये अलग अलग जब हम आइडेंटिफाई करते हैं सिंपल एक से सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को हम जो है मेजर करते हैं तो सिंपल यूनिट कहलाता है. और वहीं पे यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या होता है? रेट, रेशियो, कोफिशिएंट. ये यूनिट ऑफ एनालिसिस कहलाता है. नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन आर डिसाइडेड बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डेटा, आफ्टर द कंपाइलेशन ऑफ डेटा या फिर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ डेटा या फिर नेवर. तो ऑब्जेक्ट और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है कि जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कब डिसाइड होता है? बिफोर, आफ्टर या ड्यूरिंग द कंपाइलेशन ऑफ डेटा. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बिफोर द कंपाइलेशन ऑफ डेटा. बट ऑब्वियस बात है कि जब आप स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो कंपाइलेशन ऑफ डेटा, डेटा कंपाइल करने से पहले ही हम उसको देखेंगे. ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड. तो कोई एक ऐसा पार्ट जो कि हम पॉपुलेशन से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम जो है जानना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सैम्पलिंग, सैंपल, सैम्पलिंग टेक्निक या फिर ऑप्शन डी ऑल. तो उसको कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैंपल. यानी कि पॉपुलेशन होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स में से हम कुछ पार्ट को चूज करते हैं, कुछ लोगों को चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उनसे हम डेटा कलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड सैंपल, जिनसे हमने डेटा कलेक्ट किया पॉपुलेशन में से. नेक्स्ट है द नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन ए सैंपल इज कॉल्ड. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्टेड इन सैंपल, किसी सैंपल में जो जो इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग, क्वांटिटी, सैंपल साइज या फिर सैंपल हाइट. तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल उसको क्या कहेंगे? सैंपल साइज. सैंपल में कितने लोग हैं उसको क्या कहते हैं? सैंपल साइज. इन विच ऑल द एलिमेंट्री यूनिट्स कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम आर स्टडीज. तो आपको बताना है कि कौन से नीचे देखिए ऑप्शन में से सभी यूनिट्स को हम जो है स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं. हर को जितना भी जो भी स्टडी होगा उससे रिलेटेड जो भी लोग होंगे सबको हम रिसर्च करेंगे, सबको हम सर्वे करेंगे. क्वेश्चनर में, सेंसस में, इंटरव्यू में, ऑप्शन डी ऑल में. करेक्ट ऑप्शन है सेंसस. सेंसस को कहते हैं कंप्लीट एनुमरेशन. कंप्लीट एनुमरेशन यहाँ के सेंसस हम अगर कोई कर रहे हैं तो उसमें जितने भी लोग हैं सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कोई सैंपल नहीं लिया जाता बल्कि सबसे डेटा कलेक्ट किया जाता है. ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन इज इंटरव्यूड. सैंपल में क्या होता है कि पॉपुलेशन से हमने कुछ लोगों को चुना, उससे हमने डेटा कलेक्ट किया क्वेश्चनर और इंटरव्यू के थ्रू. वहीं पे सेंसस में क्या होता है कि जितने भी लोग पॉपुलेशन में हम सबसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कंप्लीट एनुमरेशन कहलाता है. व्हिच वन इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए सैंपल. सैंपल का एसेंशियल एलिमेंट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी या फिर ऑप्शन डी ऑल. तो बट ऑब्वियसली बात है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को चूज करें, दैट इज सैंपल. अब सैंपल उस पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए, इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और सिमिलर भी होना चाहिए, होमोजेनिटी भी होनी चाहिए. तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल. नेक्स्ट है ऑल. एडुकेसी, देखिए इसके अलावा भी कुछ है, जैसे एडुकेसी है, सिमिलर रेगुलेशन कंडीशन है, ये भी क्राइटेरिया होता है सैंपल का एसेंशियल एलिमेंट का. ये भी आप याद रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव, इंडिपेंडेंस, सिमिलरिटी एंड होमोजेनिटी, एडुकेसी यानी कि नॉट टू स्मॉल, नॉट टू लार्ज, सिमिलर रेगुलर कंडीशन, ये भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट है व्हिच लॉ इज रिलेटेड टू सैंपल इन्वेस्टिगेशन. आपको बताना है कि कौन से लॉ है जो कि सैंपल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है. लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर या फिर ऑप्शन सी बोथ या फिर नन. तो देखिए सैंपल इन्वेस्टिगेशन में लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर ये दोनों ही क्या है? रिलेटेड. तो ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा. नेक्स्ट लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या होता है? तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी का मतलब कि सैंपल सेलेक्टेड एट रैंडम शुड रिप्रेजेंट दी पॉपुलेशन. यानी कि जो भी आपने सैंपल चूज किया है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने चाहिए. वहीं पे लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि लार्ज द साइज ऑफ सैंपल लाइकली द रिजल्ट बी मोर एक्यूरेट. यानी कि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतना ही एरर कम होगा, एक्यूरेट होगा जो भी रिजल्ट आएगा. ये लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है. नेक्स्ट है और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी या फिर मास डेटा भी कहते हैं. प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा. याद रखिएगा कि स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी में क्या होता है कि हम सैंपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए. लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर कहता है कि आपका साइज, सैंपल साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि रिजल्ट जो है जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा एक्यूरेट रिजल्ट आपका आएगा. और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर को हम प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मास डेटा भी कहते हैं. बोथ लॉ ऑफ सैंपल इन्वेस्टिगेशन आर बेस्ड ऑन. तो जो भी आपने देखा लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और लॉ ऑफ इनर्सी ऑफ लार्ज नंबर, ये दोनों लॉ किस पे डिपेंड करते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पे, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे या फिर ऑप्शन डी ऑल. तो करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी. दोनों ही लॉ जो है वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है. व्हिच वन इज नॉट द टाइप ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक. आपको बताना है कि नीचे देखिए ऑप्शन में से कौन सा नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक है.
सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है? सैम्पलिंग टेक्निक यानी कि पॉपुलेशन में से आप सैंपल कैसे चूज़ कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे टेक्निक होते हैं। तो उसमें से एक नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग या फिर स्नोफॉल। तो यहाँ पे जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक नहीं है वो है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग और स्नोफॉल, ये तीनों ही नॉन रैंडम सैम्पलिंग होते हैं। लेकिन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सैम्पलिंग मेथड। तो दो टाइप के मेथड होते हैं, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। वहीं पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है? कन्वीनियंस, कोटा, जजमेंट, स्नोबॉल, ये सब क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। फिर नेक्स्ट है लॉटरी सिस्टम इज द मेथड ऑफ। तो लॉटरी सिस्टम किस चीज का मेथड है? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का, फिर मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग का। तो करेक्ट ऑप्शन है लॉटरी सिस्टम का सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हम लॉटरी मेथड अपनाते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी लॉटरी का होता है तो वहाँ पे सबके नाम की पर्ची कट जाती है, फिर उसमें से रैंडमली जो है किसी का निकाल देते हैं, तो उसको लॉटरी सिस्टम कहते हैं। हेट्रोजीनियस ग्रुप आर क्लासिफाइड इनटू होमोजीनियस ग्रुप एंड देन रैंडमली सैंपल इज चूजन रिफर्स टू। तो कौन से सैम्पलिंग टाइप में टेक्निक में पहले हेट्रोजीनियस ग्रुप्स होता है, उसमें से हम जो होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। तो किस में होता है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसमें स्ट्रेटा बनाते हैं, वो स्ट्रेटा होमोजेनस होता है, फिर सब में से हम रैंडमली सैंपल चूज करते हैं। व्हेन डेटा कलेक्टेड इज पास थ्रू वन स्टैटिस्टिकल मेथड, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, कंप्यूटेशन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। जब कोई डेटा कलेक्ट किया जाता है और उसको हम जब किसी स्टैटिस्टिकल मेथड के द्वारा पास कराते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, कंप्यूटेशन करते हैं, तो क्या कहलाता है? रॉ डेटा, प्रोसेस डेटा, अनऑर्गेनाइज डेटा, फिर पर्सनल डेटा। तो ऐसे डेटा को जिसमें हमने उसको जो है क्लासिफाई किया, टेबुलेशन किया, कंप्यूटेशन किया, स्टैटिस्टिक मेथड भी लगाया है, तो उसको हम कहते हैं वी प्रोसेस डेटा। वहीं पर अगर इसमें सब नहीं किया होता, सीधे कलेक्ट किए, कलेक्ट करके लाके हम यूज कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा क्या होता है? ओरिजिनल डेटा फिर अनऑर्गेनाइज डेटा, यानी कि हमने अभी सिर्फ कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया, उसमें कोई मेथड, कोई कैलकुलेशन नहीं किया है। जब कोई मेथड अप्लाई कर लेते हैं, कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, कंप्यूट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो वो प्रोसेस हो जाता है। नेक्स्ट है द पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर इन इन्वेस्टिगेशन इज नॉन एज। तो ऐसा पर्सन जो कि इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है, उसको क्या कहते हैं? यानी कि एक तरीके से रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है, तो उसको क्या कहते हैं? एनुमरेटर, सर्चर, रिसर्चर या फिर ऑप्शन डी नन। तो उसको कहते हैं ऑप्शन ए एनुमरेटर। एनुमरेटर एक पर्सन होता है जो कि रिसर्चर को डेटा कलेक्शन में हेल्प करता है। शेड्यूल इज फिल्ड बाय। शेड्यूल किसके द्वारा फिल्ड किया जाता है? तो डेटा कलेक्शन का टेक्निक होता है, जैसे क्वेश्चनर हो गया, इंटरव्यू हो गया, तो इसी तरीके से शेड्यूल होता है। शेड्यूल कौन फिल करता है? एनुमरेटर, रिसर्चर, रिस्पोंडेंट या फिर ऑल, सभी लोग। तो करेक्ट ऑप्शन है शेड्यूल एनुमरेटर फिल करता है। देखिए सेंसर जब हम सबसे डेटा, जैसे कि आप जनगणना होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम जब डेटा आपसे लिया जाता है, तो जो डेटा लेने, जो जनगणना करने आता है, वो आपसे पूछता है और वो खुद ही भरता है, आपको नहीं देता फॉर्म भरने को, वो खुद ही आपसे सारी चीज पूछ पूछ के फिल करता है, तो उसको कहते हैं एनुमरेटर। तो शेड्यूल जो है फिल करते हैं वो एनुमरेटर फिल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन शुड है फॉलोइंग नंबर ऑफ क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं? 20, 40, 30 या फिर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। तो बट अब ऐसी बात है कि क्वेश्चनर आपकी नीड के अकॉर्डिंग होगा, आपके जैसा भी सर्वे है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सर्वे। नेक्स्ट है द डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इन्वेस्टिगेटर आर कॉल्ड। तो दो टाइप के डेटा होते हैं, एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। तो वो डेटा जो कि पहली बार इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश डेटा कलेक्ट किया गया है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, फर्स्ट टाइम, पहली बार, इससे पहले वो कलेक्टेड नहीं था, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। ऑप्शन ए प्राइमरी डेटा। वहीं पे सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है। तो देखिए मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन आप जानना जरूरी है आपके लिए कि कौन कौन से डेटा कलेक्शन मेथड है। तो एक तो सेकेंडरी सोर्स के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, अर्लियर रिसर्च जो पहले हुए हों, सेंसस है, पर्सनल रिकॉर्ड है, क्लाइंट हिस्ट्रीज है, सर्विस रिकॉर्ड है, यहाँ से आप सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे प्राइमरी सोर्सेस हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व करके किसी को देख रहे हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट करके ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे फिर कहीं दूर खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इंटरव्यू स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर मैनर में जैसे भी इंटरव्यू ले रहे हो। वहीं पे क्वेश्चन है तो मेल्ड क्वेश्चन आप मेल करके कर रहे हो, फिर कलेक्टिव क्वेश्चन है आप जाके जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो क्वेश्चन, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन ये प्राइमरी सोर्स है। वहीं पे सेकेंडरी सोर्स के लिए अलग अलग जो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स होता है। द लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। जो पॉपुलेशन में कितने लोग हैं उनकी पूरी जो लिस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? जिसमें से हम सैंपल चूज करते हैं तो उस लिस्ट को हम क्या कहते हैं? सैंपलिंग फ्रेम, पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिक्स या फिर रैंडम सैंपलिंग। तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन इज सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग फ्रेम यानी कि पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं उनकी जो लिस्ट होती है उसको हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। उसी में से हम फाइनली फिर सैंपल चूज करते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग इज यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन थ्रू। तो स्नोबॉल सैंपलिंग जो है वो डेटा कलेक्शन करने के लिए जो है यूज किया जाता है। कैसे? कनेक्टिंग रिलेशन के थ्रू, स्मॉल पॉपुलेशन के थ्रू, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू, फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? जैसे आप बॉल बनाते हो स्नो का, यानी कि बर्फ का, जब आप बॉल बनाते हो उसके बाद तोड़ देते हो तो उसमें बहुत सारे अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। तो स्नोबॉल सैंपलिंग भी कुछ इसी तरीके से क्या होता है कि एक से हमने दो के बारे में पूछा, दो से हमने चार से छह, इस तरीके से हम जो है एक ही रिस्पॉन्डेंट से अलग अलग रिस्पॉन्डेंट्स के बारे में हम जानते हैं। तो कनेक्टिंग रिलेशन होता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। स्नोबॉल सैंपलिंग में जो है डेटा कलेक्शन का कनेक्टिंग रिलेशन जो है मेथड यूज होता है। तो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कैन बी डन बाय। तो अप्रॉक्सीमेशन यानी अप्रॉक्स जो आप कहते हो अंदाजा लगाते हो तकरीबन, तो कैसे कैसे किया जा सकता है अप्रॉक्सीमेशन? एडिंग फिगर यानी फिगर में ऐड कर दीजिए कुछ, डिस्कार्डिंग फिगर कुछ घटा दीजिए, टू द नियरेस्ट फिगर जो भी आसपास का एरिया वहां तक रख लीजिए, फिर ऑप्शन डी ऑल। तो अप्रॉक्सीमेशन हम ये तीनों मेथड से कर सकते हैं, एडिंग फिगर, डिस्कार्डिंग फिगर, टू द नियरेस्ट फिगर, ये तीनों मेथड से कर सकते हैं। अब सपोज करें कि 187.8 है तो इसको ऐड करना है, इसमें एडिंग फिगर के जरिए करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे तो विल बी 188.2 हमने ऐड कर दिया तो 188 उसको हम अप्रॉक्स कर सकते हैं। वहीं पे डिस्कार्डिंग फिगर आपको 187.7 है तो आप उसको 0.7 को डिस्कार्ड कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो सिर्फ लिखेंगे क्या? 187। वहीं पे टू द नियरेस्ट फिगर है तो 187.7 को आप चाहे 187 लिख लीजिए या फिर 180 हम करें राउंड ऑफ कर लिया, हमने 180 कर लिया, तो ये अप्रॉक्सीमेशन कहलाता है।
सैम्पलिंग एरर में अराइज ड्यू टू, सैम्पलिंग एरर जो होता है वो किस वजह से आ सकता है, एरर ऑफ ऑरिजिन की वजह से, एरर ऑफ इनएडिक्वेसी की वजह से, या फिर एरर ऑफ मैनिपुलेशन की वजह से, फिर ऑल, इन तीनों की वजह से। तो जो सैम्पलिंग एरर होता है यानी कि सैंपल चूज कर रहे हैं, सैंपल से डेटा कलेक्ट कर उसमें जो एरर होता है वो इन तीनों से ही एरर आ जाता है, ऑरिजिन की वजह से भी, इनएडिक्वेसी की वजह से भी, मैनिपुलेशन की वजह से भी। वहीं एक और एरर होता है एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ इंटरप्रिटेशन जब हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं, कुछ हम उसमें एक टेबुलेशन या कंप्यूट कर रहे हैं तो उस वक्त भी जो है हो सकता है एक एनालिसिस हमने गलत तरीके से किया तो वहां से भी एरर आ सकता है। एरर ऑकर ड्यू टू एक्सीडेंट और बाई चांस रिफर्स टू, यानी कि कोई एक्सीडेंटली जो है एरर ऑकर हुआ है, बाई चांस एरर हो गया, जानबूझ के हमने नहीं किया, तो उस एरर को क्या कहते हैं, बायस्ड एरर, अनबायस्ड एरर, सिस्टमैटिक एरर या फिर कांस्टेंट एरर। तो उसको हम कहते हैं अनबायस्ड एरर, यानी कि हमने जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंटली और बाई चांस वो एरर हो गया है। आल्सो नोन एज कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल और रैंडम एरर। अनबायस्ड एरर को हम कंपनसेटिंग एरर, एक्सीडेंटल या फिर रैंडम एरर के नाम से भी जानते हैं। वहीं पे बायस्ड एरर को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर, कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव, परसिस्टेंट एरर। बायस्ड एरर क्या होता है कि हमने जानबूझ के वो गलती की है। सिस्टमैटिक एरर कांस्टेंट, क्यूमुलेटिव या परसिस्टेंट एरर भी कहलाता है। रिस्पांस एरर, प्रेस्टीज एरर, नॉन रिस्पांस एरर, पब्लिकेशन एरर आर। कि जो रिस्पांस एरर या प्रेस्टीज एरर है, फिर नॉन रिस्पांस एरर है या पब्लिकेशन एरर है, पब्लिकेशन की टाइपिंग एरर हो गई, तो इस टाइप के एरर को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। रिस्पांस नहीं हुआ, प्रेस्टीज की वजह से हमने रिस्पांस नहीं, हमने रिस्पांस दिया ही नहीं, पब्लिकेशन यानी टाइपिंग में कुछ एरर हो गई तो उसको नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। वहीं पे सैम्पलिंग एरर क्या होता है, रॉन्ग डेटा कलेक्शन मेथड, एरर वाइल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट करते थे तब हमसे कोई गलती हो गई, हम जो है डेटा को ऑर्गेनाइज करते थे तब हमसे कोई गलती हो गई, एनालिसिस करते थे तब हमसे कोई गलती हो गई, तो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट है व्हेन एस्टिमेटेड वैल्यू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू, द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब कोई एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से घटाई जाती है तो जो डिफरेंस आता है उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, एस्टिमेटेड एरर कहते हैं, फिर रिलेटिव एरर कहते हैं, फिर परसेंटेज एरर कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या कहलाता है, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड एरर। वहीं पे परसेंटेज एरर क्या होगा, जो रिलेटिव एरर है इनटू 100 कर दीजिए वो आपका हो जाएगा परसेंटेज एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड एरर, उसी में इनटू 100 कर दिए तो परसेंटेज एरर आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज इज ए स्टेटमेंट गिवन बाय, तो एक स्टेटमेंट है जो कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज, ये स्टेटमेंट किसने दिया है, बॉली ने, कॉर्डन ने, कैंडॉल या फिर सेलिगमैन ने। तो ये स्टेटमेंट जो है साइंस ऑफ एवरेज, स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ एवरेज, ये स्टेटमेंट दिया गया है बॉली द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, तो आपको पता है कि मैथमेटिकल एवरेज है, एवरेज ऑफ पोजीशन है, तो इसमें से बताना है कि नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और मोड। तो देखिए अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ये तीनों क्या है, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। लेकिन मोड क्या है, मोड एवरेज ऑफ पोजीशन है। मोड क्या है, एवरेज ऑफ पोजीशन, मीडियन, पोजीशन, पार्टीशन वैल्यू और मोड, ये तीनों क्या होते हैं, एवरेज ऑफ पोजीशन होते हैं। तो मैथमेटिकल एवरेज कौन सा नहीं है, तो मोड मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, वो एवरेज ऑफ पोजीशन होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ पोजीशन, तो एवरेज ऑफ पोजीशन अभी आपने जस्ट देखा कि मीडियन, पार्टीशन वैल्यू और मोड, ये तीनों एवरेज पोजीशन होते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवरेज पोजीशन, तो एथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन दोनों क्या होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज होते हैं। मीडियन क्या है, ये एवरेज ऑफ पोजीशन है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट फॉलोइंग इक्वल इंटरवल ऑफ ईच क्लास इज मस्ट, यानी कि जो इंटरवल होता है उसका इक्वल होना चाहिए सभी क्लास का, किसमें, एथमेटिक मीन में, मीडियन में, मोड में या फिर हार्मोनिक मीन में। ये देखिए आप जब प्रैक्टिस करते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है मोड, मोड में इक्वल इंटरवल होना चाहिए ईच क्लास का। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड, एथमेटिक मीन, मीडियन, मोड या क्वार्टाइल, कौन सा है जो कि ग्राफिकल मेथड का यूज करके हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ऑब्टेन या कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है अरिथमेटिक मीन, हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मोड ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज एक्सेप्ट द मोड हैज, तो आपको बताना है कि कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है। ए डेटा सेट में हैव नो मॉडल वैल्यू, एवरी वैल्यू इन डेटा सेट में भी ए मल्टी मॉडल डेटा सेट इज डिफिकल्ट टू एनालिसिस, द मोड इज अनयूजली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन है द मोड इज अनयूजली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये जो है डिसएडवांटेज नहीं है। मोड हैज ऑल द फॉलोइंग डिसएडवांटेज एक्सेप्ट, ये डिसएडवांटेज नहीं है, बाकी सारे डिसएडवांटेज हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कैलकुलेटिंग द मीडियन ऑफ डेटा सेट, तो मीडियन ऑफ किसी भी डेटा सेट का मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है, एवरेज ऑफ द मिडिल टू वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, एरे द डेटा, डिटरमाइन द रिलेटिव वेट ऑफ द डेटा वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ इंपॉर्टेंस या फिर नन। तो देखिए कोई भी मीडियन वैल्यू अगर किसी भी डेटा सेट का मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस डेटा को अरेंज करते हैं, तो ऑप्शन बी एरे द डेटा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजर अजम्पशन वी कैन मेक व्हेन कंप्यूटिंग ए मीन फ्रॉम ग्रुप्ड डेटा, जब आप किसी ग्रुप डेटा पे मीन को कैलकुलेट करते हो, कंप्यूट करते हो तो क्या अजम्पशन लगा सकते हो, नो वैल्यू ऑकर मोर देन वंस, ईच क्लास कंटेन एक्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज, ऑल वैल्यू और डिस्क्रीट, या फिर एवरी वैल्यू इन ए क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन है एवरी वैल्यू इन ए क्लास इज इक्वल टू द मिड पॉइंट, ये हम जब किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकालते हैं तो ये हम अजम्पशन करते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट मोड इज, तो नीचे देखिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा एक मेथड है जिससे हम मोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोड कैलकुलेट करने का मेथड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन सी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशनशिप है, इसको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आपको इसको याद रखना होगा। व्हिच एवरेज इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, आपको बताना है कि कौन सा एवरेज है जो कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन पता होना चाहिए जियोमेट्रिक मीन, वो है एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है। मोड, अरिथमेटिक मीन और मीडियन में एवरेज वैल्यू से कोई अफेक्ट नहीं होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से कोई अफेक्ट नहीं होता है। द मोस्ट यूजफुल एवरेज फॉर क्वालिटेटिव फैक्ट इज, तो आपको बताना है कि नीचे में दिए गए में से कौन सा मोस्ट यूजफुल एवरेज है क्वालिटेटिव फैक्ट्स के लिए, क्वालिटेटिव डेटा के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी मीडियन। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एवरेज फॉर द साइज ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे कौन सा
जो है नीचे देखिए में सिर्फ मोस्ट सुटेबल एवरेज होगा। तो देखिए गारमेंट्स का होता है, नॉर्मली आप देखते होंगे शॉप में कि 32 साइज आ रहा है, 42 साइज आ रहा है, तो यानी कि एक ऑलरेडी हम फिक्स साइज रखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोग अपना गारमेंट्स परचेज करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, मोड। मोड यानी कि रिपीटेड फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट टाइम जो रिपीट होती है वैल्यूज, उसी को हम मोड कहते हैं। तो यहाँ पे मोड रेडीमेड गारमेंट्स में साइज के केस में क्या आएगा, मोड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एवरेज ग्रुपिंग मेथड इज यूज्ड, नीचे में बताना कि कौन सा ग्रुपिंग मेथड है, किसमें ग्रुपिंग मेथड यूज किया जाता है, मीन, मीडियन, मोड या फिर वेटेड मीन। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, मोड। मोड में हम ग्रुप कर लेते हैं कि एक टाइप के लोग एक साथ, एक टाइप के लोग एक साथ। नेक्स्ट, द डेटा सेट इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ मीडियन इन असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट इन असेंडिंग देन इन डिसेंडिंग, या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग एनी ऑर्डर। तो डेटा सेट जो है कैलकुलेशन, मीडियन की कैलकुलेशन के लिए जो हम डेटा सेट को अरेंज करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, यानी कि हम आपको डेटा को अरेंज करना है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करिए चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, कोई दिक्कत नहीं है मीडियन में। डेंसिटी टेस्ट इज अप्लाइड इन, तो डेंसिटी सेट्स किस में अप्लाई किया जाता है, मोड में। नेक्स्ट है मीडियन मीन इज, तो मीन का मीडियन क्या होता है, तो देखिए 100 परसेंटाइल होता है, 100 का 50% क्या होगा, 50%, तो 50th परसेंटाइल क्या होगा, मीडियन का मीन होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोड इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, नीचे देखिए ऑप्शन में बताएं कि मोड क्या होगा। एक्स है 5, 10, 15, 20, 25, फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 15, 4, 1। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या है कि 15 जो है 15 टाइम्स रिपीट हुआ है, पर जो एक्स की वैल्यू 15 है उसका फ्रीक्वेंसी आप देखिए 15, यानी कि 15 जो 15 टाइम्स हाईएस्ट बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी 15। मोड क्या है, हाईएस्ट नंबर से रिपीटेशन होता है। डेटा आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन द कैलकुलेशन ऑफ, तो किसके कैलकुलेशन होता है, ऑप्शन सी, मीडियन, अभी आपने पहले देखा था। मिड वैल्यू ऑफ 50 एंड 60 इज, तो 50 से 60 वैल्यू की मिड वैल्यू क्या होगी, 55। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अनसर्टेन एवरेज, नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा अनसर्टेन एवरेज, यानी कि जहां से जो डेटा आता है वो अनसर्टेन, तो जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट हो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, मोड। मोड में जो होता है वो अनसर्टेन, क्योंकि मैक्सिमम जो रिपीट हो रहा है उसी को हम ले लेते हैं, बाकी सबको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ए मीडियन इज, मीडियन क्या है, ए वैल्यू हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ए फिगर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ वैल्यू बाय द नंबर वैल्यू, ए वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, ए रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन मिड वैल्यू होता है, मिडिल आइटम, वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम। मोड इज ए मिडिल वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, फिर नन। तो मोड क्या होता है, मोड क्या होता है, तो आपको बताया था कि मोड क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन। When all value in a series occur the equal number of time, then it is not possible to calculate, यानी कि जब सारे वैल्यू सीरीज में बराबर बराबर नंबर टाइम से रिपीट हो रहे हैं तो कौन सा कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या फिर वेटेड मीन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, वेटेड मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन वेटेड मीन जो है कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। अकॉर्डिंग टू द परसेंटाइल द मीडियम टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन, देखिए परसेंटाइल का मतलब 100, तो मीडियम टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन, तो मीडियम कहाँ लाई करना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 50th पे। नेक्स्ट है एनी मेजर इंडिकेटिंग द सेंटर सेट ऑफ डेटा अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए मेजर ऑफ। तो देखिए एनी मेजर इंडिकेटिंग द सेंटर ऑफ सेट ऑफ डेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या है, मीडियन क्या होता है, मीन, मीडियन, बॉडी क्या होता है, सेंट्रल को पोजीशन को कैलकुलेट करती है। तो जब हम कोई डेटा अरेंज डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो हम अरेंज कर देते हैं उसके बाद हम उसके सेंटर को फाइंड आउट करते हैं, तो क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी, ऑप्शन से इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है व्हेन एन ऑब्जर्वेशन इन द डेटा सेट इज जीरो देन इट्स ज्योमेट्रिकल मीन इज, तो जब